हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लावर्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे, उसके बैकग्राउंड से लेकर उसके आखिर तक। और हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को क्या राइट दी है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, और प्रेसिडेंट को क्या राइट दी है, क्लियरली समझेंगे। तो हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, एक्ट कलकत्ता। ये जो एक्ट था फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और इस एक्ट का काम था कि जो कंपनी थी जो हिंदुस्तान में आई थी उसको सेंट्रलाइज करना, उसको उसकी ताकत को एम्पावर करना, उसको थोड़ा एम्पावर करना और उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाकर कंपनी को अपने कंट्रोल में रखना। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेस की बेंच बनाई थी, जिसके अंदर एक जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। और फर्स्ट जज थे एलिजा एम्पे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, और 3 जजेस अदर बेंच थी। अगर आप बात करोगे कि फर्स्ट टाइम फिर अभी जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जो प्रेजेंट के अंदर दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी 28 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें हैं और क्लियरली सारी चीज़ें उसमें डिफाइन की गई थी। इसका थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। अब हम समझते हैं थोड़ा कंपोजिशन। ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट का सेकंड टॉपिक देखेंगे, कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो कंपोजिशन होता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ना कि प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि आप डिसाइड करो कि कितने उसमें जजेस होना चाहिए, कितने नहीं। जब हमारा शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रेंथ डिसाइड की थी। उस टाइम केवल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 8, मतलब 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि शुरुआत में कितनी थी। उसके बाद पार्लियामेंट को उसने पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप डिसाइड करो, और पार्लियामेंट क्या करता है? एक्ट इनैक्ट करता है और टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसका नाम है एक्ट का सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट। और उसमें जो जजेस की संख्या थी उनको 33 या 34 कर दिया गया था। 33 जो थे वो अदर जजेस थे, एक जो थे चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। तो रिमेंबर दैट पॉइंट। अपॉइंटमेंट आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड अदर जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर की बात करें कि उनका टेन्योर क्या है, तो टेन्योर मैक्सिमम एज 65। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखने की है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम एज बोला, ना कि मिनिमम। मिनिमम एज कोई मेंशन नहीं है, मैक्सिमम एज मेंशन है 65 ईयर। मिनिमम एज कोई मेंशन नहीं है। आप अगर देखोगे क्वालिफिकेशन के अंदर भी तो उसके अंदर कोई भी ऐसी एज डिसाइड नहीं है कि इस एज के ऊपर हमको सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज हमको डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट का जज या अदर जजेस हमको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रेसिडेंट देखोगे या फिर आप गवर्नर देखोगे, आप सीएम देखोगे, पीएम देखोगे, तो इनकी क्वालिफिकेशन में एक एज मेंशन होती है, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है। हम उस चीज़ को भी समझेंगे। मैक्सिमम एज 65 ईयर। इनकी एज का डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनके एज का डिस्प्यूट डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर कोई भी एज के अंदर डिस्प्यूट पैदा होता है या एज के अंदर कोई भी अगर फ्लक्चुएशन, कुछ भी करना होता है, बढ़ाना होता है, घटाना होता है, तो पार्लियामेंट एक इनैक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनकी एज को डिसाइड किया जाता है। बिकॉज जो मैक्सिमम एज 65 ईयर है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, उसके द्वारा आपको ये डिसाइड किया था, पार्लियामेंट को ये हक दिया गया, ना कि प्रेसिडेंट को। रिमेंबर दैट। तो पार्लियामेंट को क्या काम दिया गया, प्रेसिडेंट को क्या काम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या खुद काम रखा, ये सारे काम अलग अलग डिसाइड है। तो आपको इस चीज़ से फोकस करना है कि कौन सा काम प्रेसिडेंट का है, कौन सा काम पार्लियामेंट का है, कौन सा काम सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, जिस तरह उसने कहा है। राइट। जिस तरह से काफ़ी उसने चीज़ें कही है, मैंने आपको पहले भी बता दी है कि अब अगर हम बात करें इनके रेजिग्नेशन कैसा होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। आप अगर बात करोगे सुप्रीम कोर्ट के जज का रेजिग्नेशन, तो सुप्रीम कोर्ट का रिज़ाइन करता है, रिटर्न देता है जो ना प्रेसिडेंट। अगर आपको उसको रिज़ाइन करना है या उसको वहाँ से उसको छोड़ कर जाना है ऑफिस अपना सुप्रीम कोर्ट जज को, तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देंगे और अपना उनका रिमूवल हो जाएगा। लेकिन
उनके इम्पीचमेंट की प्रोसीजर क्या होती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया कि उनका इम्पीचमेंट करें। मतलब अगर उनको इम्पीचमेंट किया है, उनको निकालना है, अगर वो किसी न किसी चीज़ में अगर लिप्त पाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो किस चीज़ में लिप्त पाए जाने, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो 2 चीज़ें प्रोविज़न मेंशन है, अगर उस प्रोविजंस के अंदर वो अगर पाए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह हक है कि उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाए और अपने प्रस्ताव पारित करके प्रेसिडेंट को दें और प्रेसिडेंट को रिमूव कर देंगे। मतलब रिमूव कौन करेंगे, आखिर में प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन कहाँ से, किसकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट की। कब, जब वो इम्पीच हो रहे हो, ना कि उसके, अगर वो खुद सेल्फ रिज़ाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे देंगे और खुद रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको निकाला जा रहा है तो पार्लियामेंट की अनुमति होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के अंदर दोनों जो हाउसेस है हमारे, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में से प्रस्ताव पारित होता है और उन प्रस्ताव पर डिस्कशन होता है और उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि हाँ इनको रिज़ाइन करना है कि नहीं रिज़ाइन करना है। अब जब इनका रेजिग्नेशन की बात आती है तो क्या इनका रेजिग्नेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये इस प्रोसीजर के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन से इस प्रोसीजर के थ्रू यहाँ से रिज़ाइन करेंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि इनका रेजिग्नेशन कैसा होगा, ये कैसे अपने ऑफिस को छोड़कर जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्ट इनैक्ट किया और उस एक्ट में सारी प्रोसीजर लिखी है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके बारे में कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया कि उनका रिमूवल के प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं है। बस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 चीज़ें बोली है। क्या बोली है कि अगर उनके ग्राउंड ऑफ रिमूवल, उनके ग्राउंड क्या है, उनके बेसिस क्या है रिमूवल के, आप रिमूव किस बेस पे करोगे, तो केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर ये 2 चीज़ उनमें पाई जाती है तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं मेंशन करी। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को राइट दिया, पार्लियामेंट एक्ट इनैक्ट करेगा, उसके बाद उनको निकाला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये क्या मेंशन तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या डिफाइन है? नहीं, डिफाइन बिल्कुल भी नहीं है। केवल रख दिया गया है। उसको डिफाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट के द्वारा सारे इसको डिफाइन करेंगे, भैया जो काम हुआ है उसकी, इनकी इम्पीचमेंट क्या है, इनके मिसबिहेवियर क्या है, इनकी इनकैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसका इंटरप्रेटर कौन है? पार्लियामेंट, राइट। अगर आप बात करोगे सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होती है, जो मेन सीट है, आप देखते हैं वो हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर है, और वो सीट है अगर उसको ट्रांसफ़र करना है कहाँ से, दिल्ली से कहीं और, तो कौन करेगा? उसको करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन कंसल्टेशन विथ प्रेसिडेंट। उनको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके विदाउट कंसल्ट के वो अपनी जगह से हिला नहीं सकते। इसका मतलब ये है, ये जो बात है ना, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर आपको अब दिल्ली से कहीं और शिफ्ट करना है तो आपको प्रेसिडेंट की साइन लिखना ज़रूरी है, मतलब उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? जब क्वारम इनकम्प्लीट होता है, क्वारम क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ जजेस, किसी केस को सुनने के लिए अगर 5 जजेस की ज़रूरत है और अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 ही जजेस हैं, तो 2 जजेस की कमी है, तो वो 2 जजेस को पूरा करने के लिए हमें अलग से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, अलग से अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो या तो रिटायर्ड जजेस होते हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफाइड हो के लिए, और लेकिन क्वालिफिकेशन उनका सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम एडहॉक जज तभी अपॉइंट होंगे जब उनका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसके आगे हम समझने की और कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस बारे में? इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीज़ें बोली है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 चीज़ में बोली है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और नंबर 2, उसने 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, राइट, 5 ईयर किसी हाई कोर्ट का जज इन इंडिया, राइट, इन इंडिया। अब इंडिया की बात, मतलब इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में वो 5 साल के लिए जज रहा हो। नंबर 3, या 2 में से ये एक पॉइंट ये हो गया, या वो 10 साल के लिए किसी भी इंडियन हाई कोर्ट के अंदर, इंडियन स्टेट्स हाई कोर्ट के अंदर क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी क्वालिफिकेशन की, वो है कि वो प्रेसिडेंट की नज़र में
इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नज़र में वो क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट मतलब क्या है, क्या प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हाँ ये क्वालिफाइड है जज बनने के, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है? अभी तक के नहीं हुआ, फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हो सकता है, फ्यूचर में तो हो सकता है, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं कि अभी तक के कोई इस पॉइंट पर बनाया गया हो। थर्ड चीज़ हम अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हम देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, ये क्या होते हैं? जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हमेशा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये कन्वेंशन है जो कि शुरुआत से 1950 से चलते आ रही है। इसको एक बार थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गई थी, एक बार 1977 के आसपास, तो 1977 में इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया था। तो ये कन्वेंशन है जो कि चलती आ रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन है सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल के बारे में। अगर आप समझोगे सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल क्या है इन शेड्यूल्स के बारे में। सेकंड शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेकंड शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके अलावेंसेस, जजेस के अलावेंसेस, है ना, उनकी सैलरीज, ये सारी चीज़ मेंशन है। और इसके अंदर उनकी ओथ एंड अफर्मेशन। अब ये सारे ओथ और अफर्मेशन में फ़र्क क्या है? ओथ वो लेते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, और जो अफर्मेशन वो लेते हैं जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, मतलब नास्तिक और ये आस्तिक। ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम और समझेंगे, इसके बारे में और प्रोविजंस है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि